रिसाइकल, हम जब भी ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में दो चार चीजें तो फिक्स ही है जो आती है, जैसे कि रिसाइकल बीन, जो बड़े काम की चीजें, पर नहीं, आज हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले। फिर आता है रिसाइकल प्लास्टिक, क्योंकि जब भी रिसाइकल की बात हो और प्लास्टिक की बात ना हो तो कुछ तो अधूरा सा लगता है। पर क्या आपको मालूम है कि प्लास्टिक के अलावा भी बहुत सी चीजें रिसाइकल करने की जरूरत है। पर आज ये अचानक हम रिसाइकलिंग पर बात क्यों कर रहे हैं? तो वेल चलिए आपको बता देते हैं, आज है बड़ा ही खास दिन, यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको जागरूक करने वाली हूँ, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं नहीं बल्कि आपको बताएंगे सौम्या दत्त जी, जो इसके बारे में बहुत सी जानकारी आपसे साझा करेंगे। तो चलिए इनसे पहला सवाल पूछ लेते हैं, घर से कैसे करें इस गुड कॉज की शुरुआत। तो इस लिस्ट में मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि घर से अगर रिसाइकलिंग जैसा गुड कॉज शुरू करना हो तो अपने घर से कैसे शुरुआत करें, कैसे आप इस अच्छे काम में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं सौम्या दत्ता जी से। और यदि हमें घर से शुरू करना है, घर से देखिए बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो तो फैमिली में, घरों में आते हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा प्लास्टिक्स का है, जो पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स। तो वो जो प्लास्टिक्स है उसमें बहुत एक छोटे हिस्से में भारत सरकार जो सिंगल यूज प्लास्टिक, उसमें भी सिर्फ 20 आइटम सिंगल यूज प्लास्टिक में बहुत बड़ा पॉल्यूट भी करते हैं और बहुत ऊर्जा लेते हैं और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है। उसमें जो है पैकेजिंग प्रोडक्ट, जैसे आपको बिस्किट से शुरू करके, शुगर से शुरू करके, आटा, गेहूँ, चावल, सब कुछ जो आते हैं प्लास्टिक पैकेट्स में आते हैं। अभी वो प्लास्टिक पैकेट, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल प्लास्टिक पैकेट्स का वैल्यू ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसको रिसाइकलिंग बड़ा स्केल में नहीं होता है। दूसरा, आज पानी का सप्लाई, उसमें बॉटल्ड वाटर का जो पेट बॉटल्स है, पॉलीथिलीन टेराफ्थलेट का जो बॉटल है, उसका इतनी भयंकर मात्रा बढ़ चुके हैं, और वो आप हर जगह में, आपको ट्रेन लाइन के बगल में, रोड में, चारों तरफ फेंका हुआ मिलेगा। और ये जो प्लास्टिक का बॉटल बनाने में, इसमें काफ़ी ऊर्जा लगते हैं, लगभग 150 से 160 ग्राम सा पेट्रोलियम जला के जितना ऊर्जा आता है, उसमें एक लीटर का पेट्रोलियम, 1 लीटर का पानी का बोतल का उतना ही ऊर्जा उसमें लगता है। प्लस ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी है, और मतलब ये पेट्रोलियम हमने डॉलर देके, फॉरेन एक्सचेंज देके बाहर से इंपोर्ट किया। तो इस सेक्टर में बहुत बड़ा एक हमारा अपॉर्चुनिटी है, जो एक प्लास्टिक्स को कम करना, रिसाइकलिंग एक स्टेप है, लेकिन उसमें रिड्यूस करना, कम करना खपत जो हम संभव है, वो बहुत बड़ा स्टेप रिसाइकलिंग को मदद करेगा। क्योंकि रिसाइकलिंग, आप जितनी वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ाते जाएंगे, रिसाइकलिंग का भी बढ़ाना पड़ेगा। और ये भूलना नहीं चाहिए, ये रिसाइकलिंग फ्री नहीं होता है। रिसाइकलिंग की वजह से हमारे देश में क्या कुछ बदलाव आए, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिसाइकलिंग से यदि हम बदलाव क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, इसके बारे में सोचे तो देखिए, यदि कोई भी एक ओर से, जो आयरन ओर हो, कॉपर का ओर हो, एल्यूमिनियम का ओर, बॉक्साइट हो, ऐसे कोई भी चीज से, रॉ पेट्रोलियम से, पेट्रोकेमिकल्स जो प्लास्टिक्स है, पॉलीमर्स, वो बनाने में, रॉ चीज़ों से फिनिश प्रोडक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगते हैं। जबकि हम यदि इसको रिसाइकलिंग करें, पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम, आयरन, इस ढंग का चीज़ जो पूरा रॉ मटेरियल से बनाने में, ओर से बनाने में बहुत ऊर्जा लगते हैं, जबकि आप यदि रिसाइकिल करें तो उससे आपको 1/10 एनर्जी में, 10 हिस्सा का 1 हिस्सा का ऊर्जा में आपको हो जाते हैं। तो इसके मतलब पूरी भारत का जो इकोनॉमी है, उसका जो एनर्जी सप्लाई है, उसके ऊपर एक जो बड़ा डिमांड है मैन्युफैक्चरिंग का, जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग, नॉट द सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें स्टील प्लांट्स है, एल्यूमिनियम प्लांट्स है, कॉपर का ये है, ये सारे से, प्लास्टिक का जो पेट्रोकेमिकल्स का है, ये बड़ा बड़ा सेक्टर्स है। यहाँ हम बहुत बड़े स्केल में रिसाइकलिंग यदि कर पाते हैं तो हमें ऊर्जा का भी खपत कम होगा, और इसके चलते प्राइमरी प्रोडक्शन ना करके रिसाइकलिंग करेंगे तो प्रदूषण पूरी देश में, जिस ढंग के वायु प्रदूषण और जल पानी का प्रदूषण है, वो भी बहुत कम हो सकते हैं। बदलाव बेहद जरूरी है, क्योंकि बदलाव से ही आप नई चीजें एक्सप्लोर करते हो, और जाहिर सी बात है कि रिसाइकलिंग से भी काफी सारी चीजें बदली हैं। तो अब इस लिस्ट में अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो वो इसी से जुड़ा है कि रिसाइकलिंग की वजह से अभी तक क्या बदला और आगे क्या कुछ और बदलेगा। रिसाइकलिंग के मुद्दे पर क्या है ग्लोबली इंडिया की पोजीशन। लेकिन 2018 के बाद यूएन स्तर पे इसको एज ए ग्लोबल डे मनाने के बाद इसके बारे में उद्योग का जगत में कम से कम इसके बारे में चर्चा थोड़ा ज्यादा हो रहा है, और इसके लेके कुछ काम भी आगे बढ़ा है। अभी भारत का पोजीशन जो रिसाइकलिंग के बारे में देखें तो कुछ चीजों में तो भारत का जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो काफी आगे है, और बहुत दिनों से, बहुत सालों से आगे है। जैसे आप जो अर्बन म्यूनिसिपल अर्बन वेस्ट, वो यदि देखें
तो उसमें आप देखेंगे कि भारत का जो पूरी इनफॉर्मल सेक्टर है, जो वेस्ट पिकर से शुरू करके और जिनको हम कबाड़ी बोलते हैं उनसे, उनके थ्रू, और छोटे छोटे प्लास्टिक से, मेटल से, ये सब रिसाइकलिंग का जो छोटे छोटे उद्योग है, ये थाउजेंड्स मतलब हजारों की संख्या में भारत में काफी दिनों से है और ये काफी सक्सेसफुल सेक्टर है। ये बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसमें मैंने सिर्फ लाखों नहीं, मेरे ख्याल में बहुत सारे मिलियंस, जो 10 लाख में 1 मिलियन बोलते हैं, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। एक एक शहर में 40-50 हजार लोग इस सेक्टर के जुड़े हुए हैं, बड़ा शहर में। भारत में बहुत कम जगह में भी एक लेड एसिड बैटरी व इस ढंग का चीज, थोड़ा सा वैल्यूएबल प्लास्टिक का चीज भी फेंका जाता है। लेकिन तीसरी एक बड़ा सेक्टर है रिसाइकलिंग का, जो है मेटल्स का। इसमें 2 सेक्टर है, एक तो फेरस जो आयरन जैसे मेटल, आयरन स्टील, एक नॉन फेरस जिसमें सबसे बड़ा है एल्यूमिनियम एंड कॉपर। तो ये जो सेक्टर्स है, यहाँ भारत का पोजीशन बहुत कम है। भारत में लगभग आप जो 25-26% से ज्यादा ये नहीं आते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज ग्लोबल रिसाइकलिंग डे है, तो अभी का सवाल यही होगा कि अगर बात ग्लोबली की जाए तो रिसाइकलिंग वाले मुद्दे पर भारत की क्या पोजीशन है, कैसे होती है प्लास्टिक की रिसाइकलिंग और क्या है इसकी चुनौतियाँ। प्लास्टिक रिसाइकलिंग जो होता है, प्लास्टिक का भारत में सबसे बड़ा रिसाइकलिंग का जो चलता है वो है, एक जो बोला इनफॉर्मल सेक्टर में, जिसको थोड़ा सा वैल्यू है, जैसे पेट बॉटल, तब भी लोग जो कूड़ा उठाते हैं वो लोग पेट बॉटल का अलग करते हैं, मोटा प्लास्टिक का चीजें उठाते हैं, और प्लास्टिक जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो ड्यूरेबल्स बोलते हैं, जैसे चेयर टेबल प्लास्टिक का छोटा मोटा होता है, टूट गया, मग्स, बकेट्स, ये सब रिसाइकलिंग में जाते हैं, जो सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में आते हैं। लेकिन ये छोड़ के प्लास्टिक का जो पैकेजिंग, इसमें जब तक प्लास्टिक के साथ एल्यूमिनाइज प्लास्टिक मिल जाते हैं तो उसको रिसाइकलिंग करना टेक्निकली बहुत मुश्किल है। तो इस ढंग के प्रोडक्ट में हमें रूट में, जहां मैन्युफैक्चरिंग है, वहां जाके हमें देखना पड़ेगा। ये जो ऐसी चीज जो रिसाइकलिंग करना मुश्किल भी है और जिसको रिसाइकलिंग वैल्यू नहीं मिलता है, हमें वहां से पहले से ही रोक लगाना पड़ेगा। प्लास्टिक, हम बचपन से प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के बारे में सुनते आए हैं। इसकी क्या कहानी है और प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। भारत को किन आइटम्स के रिसाइकल पर देना चाहिए जोर? क्या क्या चीज हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, इसको ऊपर ध्यान हमें देना चाहिए। जो जिस चीजों में एक तो बेसिक रॉ मटेरियल का कमी है, जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे भारत का जो टोटल पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स जो जरूरत है, जो सालाना खपत है, उसको 83% इम्पोर्ट होता है। तो हम जितनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसमें प्लास्टिक्स में पॉलीमर पेट्रोलियम से बनते हैं, जितनी ज्यादा हम इसको रिसाइकलिंग कर पाएंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज से पेट्रोलियम इंपोर्ट करने का जरूरत उतना ही कम होता है। जो भारत के शहरी एक क्षेत्र में जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, जो बायोलॉजिकल वेस्ट है, ये हमें डंप में जाते हैं, वहाँ सड़ते हैं, वहाँ से मीथेन और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड ये सब निकलते हैं, जो एक सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सिर्फ ग्रीन हाउस गैस ही नहीं है, लेकिन आसपास का प्रदूषण भी करते हैं। तो ये जो चीज है, और हमारा खेती में सिंथेटिक फर्टिलाइजर का जरूरत दिन पे दिन बढ़ते गया और बढ़ते जा रहा है। यदि हम इस रिसाइकलिंग को, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसको रिसाइकलिंग करके फर्टिलाइज थ्रू कंपोस्टिंग एंड अदर मीन्स, इसको यदि फिर हम खेती में वापस कर सकते हैं, तो हमारा जो बहुत बड़ा जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर का जो सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर, उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है, वो काफी कम हो सकता है। इस कड़ी में एक आखिरी सवाल जो कभी ना कभी तो सबके मन में आया होगा कि आखिर हम क्या क्या रिसाइकल कर सकते हैं और रिसाइकलिंग के वक्त भी कितनी ऊर्जा लगती है। तो जैसे कि हमें सौम्या जी ने इस दिन के बारे में और इसके अलावा भी रिसाइकलिंग से जुड़े काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए, तो अब आप भी इस दिन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और ये सभी इंफॉर्मेशन आप अपने दोस्तों और करीबियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि इस दिन को लेकर रिसाइकलिंग पर आपकी क्या राय है। तो जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए।